हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? एकदम बढ़िया, जबरदस्त, झकास। हाँ, ओके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं आगे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को, और मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल मैंने आप लोगों के साथ में कल डिस्कस किए थे। तो आई होप कि आप लोगों को, सब लोगों को वो टॉपिक एकदम प्रॉपर्ली समझ में आ गया है। पक्का? अच्छा, एक बात आप चाहो तो अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में आप लोग ये वाली बात लिख लेना, बजटेड प्रोडक्शन और बजटेड सेल अगर डिफरेंट नहीं दे रखा तो ये हमेशा सेम मानेंगे, लेकिन एक्चुअल के बराबर नहीं मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे? बजट में ही एक दूसरे के बराबर मानेंगे। तो लिख लो, in absence of information, budgeted production, in absence of information, budgeted production and budgeted sale are taken equal. Budgeted production and budgeted sale are taken equal. अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो अपन बजटेड प्रोडक्शन और बजटेड सेल को इक्वल मानते हैं। ठीक है, डन। आइए अब बच्चों, आज आप लोग मेरे साथ में हेडिंग डालेंगे टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2, और टॉपिक नंबर 2 है बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। बेटा वैसे आपको याद है, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के काम नहीं आती है, कम काम में आती है। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली काम में आती है डिसीजन मेकिंग के लिए। मतलब जहां पर आपको डिसीजन लेना होता है वहां पर आप हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो करते हो, और जहां पर आपको अकाउंटिंग करनी होती है वहां पर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करते हो। क्लियर है बात? तो ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्टिंग पूरे सीए फाइनल तक ध्यान रखना कि इसके सारे कॉन्सेप्ट कहां पर काम में आएंगे, जहां आपको डिसीजन लेना होगा। ठीक है, खैर अब मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। बहुत सारे बोले तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जितने नहीं भाई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जितने फॉर्मूला नहीं है, 8-10 फॉर्मूला है, 10 एक फॉर्मूला है, 10-12। ठीक है, तो अब आप लोग 10-12 फॉर्मूला के साथ में तो कंफर्टेबल फील करोगे। जहां पर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 40-50 फॉर्मूलाज याद किए, यहां पर तो सिर्फ 10-15 फॉर्मूलाज भी नहीं होंगे, 10-15 फॉर्मूला है। ठीक है, ऑन द हायर साइड बोल रहा हूं मैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो सारे के सारे फॉर्मूला कॉमन सेंस से बने हुए हैं। तो अगर आप लोग कभी फॉर्मूला भूल भी जाओ तो भी आप अपना कॉमन सेंस लगाकर फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, ये सवाल करना दिक्कत आती है, इन सवालों को करने में दिक्कत आती है। बच्चे बोलते हैं सर क्यों दिक्कत आती है? दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि इसमें आपको सवाल को पढ़ करके ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि सवाल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाएं कौन सा। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आती है जब आप लोग ये सोचने लगते हो कि यार यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इस वजह से ये टॉपिक मुश्किल बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक और ट्रिक बताता हूं तुमको। सबसे मजेदार बात यह है कि आप किसी भी सवाल को सॉल्व करने में कोई भी फॉर्मूला लगा दो पर आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सारे फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला से बनेंगे। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सारे फॉर्मूला सिर्फ इसी एक फॉर्मूला से बनेंगे। तो आप कोई भी फॉर्मूला किसी भी सवाल में लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बट लेंथ का फर्क पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली सीधे सही फॉर्मूला लगाओगे तो हो सकता है 3 लाइनों में जवाब निकल आए, और अगर आपने कोई और फॉर्मूला लगा दिया तो आंसर तो आएगा, लेकिन आपका जो प्रोसीजर है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहला बेटा मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा सेल्स इक्वेशन के बारे में। मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं बेटा? सेल्स इक्वेशन के बारे में।
अब आप लोग मुझे बोल सकते हो सर ये सेल इक्वेशन क्या है? मैंने बोला भाई ऐसा बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल? क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स? बताइए, मैंने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बात तो नहीं बोली भाई। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों मिलाकर होती है टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में यदि आप प्रॉफिट को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी? सेल्स। अच्छा, इस बात को अगर मैं घुमाकर ऐसा कह दूं वेरिएबल कॉस्ट, या मैं ऐसा कह दूं कि वेरिएबल कॉस्ट को मैं उधर ले गया, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट? बेटा ये बताओ, अगर वेरिएबल कॉस्ट उधर चली जाए, वेरिएबल कॉस्ट लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी? माइनस में। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट? बोलो हाँ कि ना, बोल सकता हूं क्या? अब मेरी बात को सुनो बेटा, अभी आप लोग ने 7 सवाल सॉल्व किए हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। बेटा आप लोग कल की क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग के 7 क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे हो, 3 एग्जाम्पल और 4 क्वेश्चन, हाँ, और 1 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, तो भैया कुल मिलाकर 8 सवाल करके बैठे हो। तुमको पता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। बोलो हाँ कि ना। तो अगर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप कंट्रीब्यूशन बोलते हो, तो क्या फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट भी, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी क्या कहलाएंगे? कंट्रीब्यूशन। बोलो जी हाँ कि ना। अब मैं आपको बताता हूं कुछ खास बातें। इन दोनों पॉइंट से मैं कुछ खास बातें निकालकर अब आपको बता रहा हूं जो अपने को सवाल करने में काम में आएगी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सर कि आपके पास कंट्रीब्यूशन निकालने के 2 फॉर्मूला होंगे? या तो आप अपनी फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ लो। जब आप फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ोगे तो भी वही कंट्रीब्यूशन आएगा। और सर यदि आप अपनी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करोगे, यदि आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो भी वही कंट्रीब्यूशन आएगा। बोलो हाँ कि ना। सही बात है। जल्दी से मुझे बताइए, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के 2 तरीके हो गए, या तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को जोड़ लो, या फिर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दो तो भी तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं कि यहां पर मैं एक फॉर्मूला बहुत काम में लेने वाला हूं। सर एक फॉर्मूला कौन सा? अगर बेटा कभी भी मुझे प्रॉफिट निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा पता है? जो मेरा कंट्रीब्यूशन है इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दूंगा, और आप मुझे बताइए यदि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? प्रॉफिट। अरे यही तो किया था अब तक। बेटा अभी ये बताओ, मार्जिनल कॉस्टिंग में जब प्रॉफिट निकाल रहे थे तो क्या किया था? सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो क्या आया? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से जब आपने फिक्स्ड कॉस्ट को लेस किया तो आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट। बोलो बेटा जल्दी से मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा है? पक्का आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में तुम्हें बोला कंट्रीब्यूशन निकालो, तो देखना क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या है? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ के निकाल दो। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट है तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके निकाल दो। अगर कभी तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन है और तुमसे प्रॉफिट पूछा है तो क्या करोगे? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो तो तुम्हारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अभी तुमको पता है जब ये फॉर्मूला लिख रहे हैं
तो फॉर्मूला लिखते टाइम ये सब बातें बड़ी मामूली सी लगती है, बच्चों को लगता है सर ये क्या बता रहे हो, सर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करने पर प्रॉफिट आ जाएगा, इसमें बताने वाली क्या बात है। लेकिन अभी आप लोग देखोगे जब सवाल तुम्हारे सामने आएंगे तो यही फॉर्मूला, यही चीज अप्लाई करने में तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, यहां हंस रहा इधर, बोले ऐसा थोड़ी होता दिमाग काम नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूं ना। देखो तुम्हें कॉस्टिंग पढ़ने का एक्सपीरियंस जो है वो तुम्हें पहली बार है, कुछ को दूसरी बार भी है, ठीक है, लेकिन मुझे कॉस्टिंग पढ़ाने का अनुभव जो है वो 300-400 बार का है। तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे पता है कि तुम कहां अटकने वाले हो, इसलिए मैं जब बोल रहा हूं उन बातों को बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हें अभी ये बात कितनी भी मामूली लगे, लेकिन जब सवाल करने लगोगे तो सवाल करते टाइम पे तुमको यही बातें कंफ्यूजिंग लगने लगेंगी। एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो अपना मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है, ये आमतौर पे बच्चों को इसलिए भी टफ लगता है क्योंकि वो फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं, और मैं बोलता हूं इसमें फॉर्मूला याद मत करो, कॉमन सेंस बनाओ। अब तुमको सिंपल से पता है यार, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने पर जो बचा हुआ प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट घटाने से पहले वाला प्रॉफिट, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ऑब्वियस ही बात है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ लोगे तो भी वही अमाउंट आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर प्रॉफिट निकालना है तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अरे समझा क्या, सिंपल है। बच्चे बोलते हैं सर आप तो बेवजह डराते रहते हो, सर पता नहीं क्या है आपकी आदत। मैंने बोला ठीक है भाई, नहीं डराता। अब दूसरे नंबर पे मैं आपके साथ में बात करूंगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की। तो बेटा मैं अब आपके साथ में बात करूंगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बोले तो पीवी रेशो, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे, पीवी रेशो, ठीक है। अब सुनो, अब बच्चे जो हैं वो पीवी रेशो का फॉर्मूला याद करते हैं, बच्चे याद करते हैं सर पीवी रेशो का फॉर्मूला ये होता है। मैंने बोला यार ऐसे याद वाद मत करो, पीवी रेशो का फॉर्मूला मतलब, पीवी रेशो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है। जैसे सिंपल लॉजिक है, अगर मेरी सेल 1 लाख रुपए की है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट 40,000 की है, दैट मीन्स मेरा कंट्रीब्यूशन 60,000 का है। अब मैं आपसे पूछूंगा, सिर्फ आप ही मुझे बताएंगे, ये बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई साहब मेरा कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, बोलो 60%। आप मुझे सीधे बता सकते हो कि सर आप अपनी सेल का 60% कंट्रीब्यूशन कमाते हो, बोलो, बोल सकते हो क्या बेटा? आप इस कैलकुलेशन को देख के बोलो, आप बता सकते हो क्या कि मैं अपनी सेल पे 60% कंट्रीब्यूशन कमाता हूं। इस 60% कंट्रीब्यूशन को ही पीवी रेशो बोलते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? इस 60% रेशो को ही क्या बोलते हैं, पीवी रेशो, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं सर पीवी रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, और अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर लेना। आप मुझे बताइए पीवी रेशो रटने की जरूरत है क्या? वैसे मैं सच बताऊं ना, मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि इनकी टर्मिनोलॉजी की गड़बड़ी है, जिसकी वजह से बेचारा बच्चा कभी ये टॉपिक समझ नहीं पाता। ये पीवी रेशो क्यों बोल रहे हैं? सीधे बोलो ना कंट्रीब्यूशन रेशो। अगर यहां पे पीवी रेशो की जगह अगर इन्होंने कंट्रीब्यूशन रेशो लिखा होता ना, विश्वास करो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना, ये बच्चों के लिए बिल्कुल आसान हो जाती। इनका ये जो शब्द है पीवी रेशो, ये बच्चों को कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने देता। इसका नाम होना चाहिए था कंट्रीब्यूशन रेशो। अब देखो कितना आराम से समझ में आता, अगर इसका नाम पीवी रेशो की जगह कंट्रीब्यूशन रेशो होता तो आप सीधे बोल देते सर 60,000 का कंट्रीब्यूशन कमाते हैं 1 लाख रुपए की सेल पर, इसका मतलब हमें अपनी सेल पर 60% कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो कंट्रीब्यूशन रेशो क्या हुआ, 60%, मतलब पीवी रेशो, ठीक है। तो ध्यान रखना, बोलेंगे हम पीवी रेशो, लेकिन दिमाग में हमारे एक ही बात चलेगी, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन रेशो। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? अब ध्यान रखना, आगे के सारे फॉर्मूला जितने भी बनेंगे सब इसी से बनेंगे। तो आप मुझे बताइए ये फॉर्मूला याद रखना मुश्किल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सुनो आगे,
पीवी रेशो निकालने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या? 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, या ऐसा करते हैं 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल। अब मैं तुमको बताऊं, बच्चा इस फॉर्मूला को भी रटने की कोशिश करता है, सर पीवी रेशो का फॉर्मूला है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल, सर ये भी फॉर्मूला होता है। मैंने बोला यार तुम पागलों वाली बातें मत करो, बुद्धू बच्चों वाली बातें मत करो, हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमें कॉमन सेंस डेवलप करना है। सर कॉमन सेंस कैसे? मैंने बोला देख बेटा, वेरिएबल कॉस्ट सेल का 40% है, बोलना हां कि ना। तो अगर सेल्स के 40% के बराबर वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी बचा हुआ 60% क्या है? कंट्रीब्यूशन, हां कि ना। तो 1 माइनस 0.40, तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.60, उसी को आप पीवी रेशो बोल रहे हो। मेरी बात आ रही है समझ में? देखो बच्चा, रट्टा नहीं लगाना है अपने को, रटना नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि रट्टा अगर लगाया तो तुमको कभी समझ में आएगा ही नहीं कि सवाल सॉल्व कैसे होंगे। मैं अपना पूरा इतने सालों का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके बता रहा हूं तुमको कि ये टॉपिक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए टफ रहेगा जो ये फॉर्मूला याद करेंगे। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको तो कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। पीवी रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज। अब सिंपल सी बात है यार कि अगर सेल्स का 40% अगर वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेल्स का बाकी 60% क्या है? कंट्रीब्यूशन। अरे सेल्स में से अगर 40% वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा? 60%, हां कि ना। तो वही तो फॉर्मूला है 1 माइनस 40%। 1 माइनस 0.4 करोगे, 1 माइनस 0.4 करोगे तो कंट्रीब्यूशन बचेगा कितना? 0.6। वही पीवी रेशो है, वही कंट्रीब्यूशन रेशो है। अरे समझा क्या? समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? अच्छा, तीसरा फॉर्मूला पीवी रेशो का एक और फॉर्मूला जो बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। और अभी रिसेंटली हमारे अटेम्प्ट में इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है, और एक बार नहीं बेटा, इसके ऊपर तो 10 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है। पीवी रेशो निकालने का एक और फॉर्मूला होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपॉन एक्स्ट्रा सेल। एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपॉन एक्स्ट्रा सेल। अब कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं सर पीवी रेशो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज, और जो आप यहां पे निकाल रहे हो वो है प्रॉफिट की परसेंटेज, ना कि कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज। अरे सुना क्या बेटा, पीवी रेशो जो अपन लोग निकालते हैं, पीवी रेशो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है। जबकि सर आपने इस फॉर्मूला में किया प्रॉफिट अपॉन सेल, तो आपने तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकाली है। दिस इज रॉन्ग। मैंने बोला नहीं नहीं। अब ध्यान से समझो, मैं आपको यहां पे इस एग्जाम्पल को ही और रिफाइन करके समझाता हूं। इधर सुनना। ये बताओ बेटा, मेरी फिक्स कॉस्ट 40,000 की है, तो आप मुझे बताइए बेटा हमारा प्रॉफिट कितना है? हमारा प्रॉफिट कितना है? 20,000 का। अच्छा मान लो बेटा मेरी सेल जो है वो 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख हो गई, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 40 से बढ़ के 60 हो जाएगी, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 90,000 हो जाएगा। लेकिन बेटा फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी, 40 की 40, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है ना। तो बेटा मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 50। अब सुनो, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही रहती है, इसलिए जितना चेंज कंट्रीब्यूशन में होगा उतना ही चेंज आपके प्रॉफिट में होगा। आप ध्यान से देखो, आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ा 30, आपका प्रॉफिट भी बढ़ा 30। तो आप ध्यान से समझो कि जितना चेंज आपके प्रॉफिट में हो रहा है एग्जैक्टली उतना ही चेंज आपके कंट्रीब्यूशन में भी हुआ होगा। बोलो हां कि ना। तो बेटा
दिखता ऐसा है कि आप लिख रहे हो परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, बट एक्चुअली आप क्या लिख रहे हो? चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल। नहीं आ रही बात समझ में? मैं बताता हूं। मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 30,000। मेरी सेल कितनी बढ़ी? 50,000। तो आप मुझे बताइए मेरा पीवी रेशियो कितना आ रहा है? 60%। आ रहा है क्या 60%? हाँ जी। मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 60%। बोलो जी बोलो, सही बात है? हाँ जी। अब दिमाग लगाओ, कई बच्चे यहां पे बोलते हैं सर आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिया है, और कई बच्चे दिमाग लगा के बोलेंगे सर ये फॉर्मूला दिखता एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअली आप यहां पे ले एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन ले रहे हो, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन दोनों इस सवाल के अंदर इक्वल रहेंगे। बोलिए बेटा, बात समझ में आ रही है? बेटा बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूला में कभी भी कंफ्यूज मत होना। दिखता ऐसा है कि हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपॉन एक्स्ट्रा सेल किया है, लेकिन एक्चुअली अंदर की बात यह है कि अपन ये जानते हैं जितना प्रॉफिट चेंज हो रहा है एग्जैक्टली उतना ही चेंज कंट्रीब्यूशन में भी हो रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहती है, फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती नहीं है। तो जितना प्रॉफिट बढ़ रहा है वो कंट्रीब्यूशन की वजह से ही तो बढ़ रहा है, हाँ कि ना? तो आप मुझे बताइए एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपॉन एक्स्ट्रा सेल, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन अपॉन एक्स्ट्रा सेल सब एक ही बात है, सही बात है? तो आप मुझे बताइए वही 60% आंसर आ गया जो पहले आ रहा था। देख लो कंट्रीब्यूशन अभी भी 60% ही आ रहा है। अच्छा आइए, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूं कि भैया ये फॉर्मूला लगाओ या एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन अपॉन एक्स्ट्रा सेल लगाओ, ये सब एक ही बातें? हाँ जी, ये सब एक ही बातें। अब बेटा इसके बाद में तो बेटा आप ये ध्यान रखेंगे कि दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल है, लेकिन ध्यान रखना ये दिखता चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल है, लेकिन ये चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल नहीं है, ये चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का चेंज और प्रॉफिट का चेंज ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, और क्योंकि दोनों इक्वल हैं इसलिए कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है? फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड ही रहनी है, वो तो बदलेगी नहीं। तो जो प्रॉफिट बदल रहा है वो कंट्रीब्यूशन की वजह से ही तो बदल रहा है। तो कंट्रीब्यूशन अगर बदल रहा है 30,000 तो प्रॉफिट भी कितना बदलेगा? 30,000। सिंपल बात। अच्छा लेकिन अब ध्यान से सुनो, पीवी रेशो का एक और फॉर्मूला है, पीवी रेशो का एक और फॉर्मूला है, और देखिए कितने लोग दिमाग लगा के इस फॉर्मूला को समझ पाते हैं। 1 माइनस चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल्स। चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल्स। बेटा आप मुझे बताइए चेंज इन टोटल कॉस्ट को मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट कह दूं? अब आप मुझे जल्दी से बताइए क्या आपको यह फॉर्मूला समझ में आ रहा है? 1 माइनस एक्स्ट्रा कॉस्ट अपॉन एक्स्ट्रा सेल। अब आप लोग अच्छे से जानते हो एक्स्ट्रा कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है फिक्स कॉस्ट कभी भी एक्स्ट्रा नहीं लगती, तो एक्स्ट्रा लगती ही सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर मैंने कर दिया एक्स्ट्रा कॉस्ट अपॉन एक्स्ट्रा सेल, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल। और आप लोग जानते हैं 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल माने पीवी रेशो। अरे सिंपल सी बात है, अगर वेरिएबल कॉस्ट 40% है तो बाकी का 60% क्या है? फिक्स कॉस्ट। सॉरी, बाकी का 60% क्या है? कंट्रीब्यूशन। क्लियर है बात? आप मुझे जल्दी से बताइए क्या आपको ये चारों फॉर्मूला समझ में आ रहे हैं? लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग इस बात को बहुत केयरफुली सुनो। मार्जिनल कॉस्टिंग इज डिफिकल्ट ओनली बिकॉज यू ट्राई टू रटोफाई द फॉर्मूलाज। मतलब आप ये फॉर्मूलाज जो है इनको रटोफाई कर रहे हो। सर क्या अंग्रेजी बोली आपने? अरे
बस ऐसे ही अंदर से निकलती है ये वाली अंग्रेजी, समझ रहे? अच्छा, तो अब आप लोग ये वाली बात समझ गए, फॉर्मूला रटना नहीं है। आप मेरे साथ में एक बार दोबारा बोलो, और कई बार तुम्हारे दिमाग में अभी ये जो फॉर्मूला मैं समझा रहा हूं इसके बीच में तुम्हारे दिमाग में कई बार आएगा कि सर आप पका रहे हो, ठीक है, ये आपने एक बात को इतनी बार बोल रहे हो। पर मैं आपको बता दूं कि जब मैं सवाल करूंगा तो सवाल के टाइम पे भी मैं इतना ही कॉमन सेंस लगा के फॉर्मूला लगाऊंगा, और तभी आप लोगों को क्वेश्चन इजी लगेंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन टफ लगेंगे, ठीक है। आप मुझे जल्दी से बताओ कि अपन जिसे पीवी रेशो बोलते हैं बेसिकली है क्या? ये कंट्रीब्यूशन रेशो है, मतलब कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है उसे कंट्रीब्यूशन रेशो को पीवी रेशो बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर कभी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि वेरिएबल कॉस्ट सेल का 40% है, तो आप सीधे दिमाग लगा लेना कि अगर सेल का 40% वेरिएबल कॉस्ट है तो बाकी का बचा हुआ 60% क्या है? कंट्रीब्यूशन। अगर सेल का 30% अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो बाकी का 70% क्या है? कंट्रीब्यूशन। अगर सेल का 20% वेरिएबल कॉस्ट है तो बाकी का 80% क्या है? कंट्रीब्यूशन। सेल का 80% अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो बाकी का 20% क्या है? कंट्रीब्यूशन। इट्स दैट सिंपल, ठीक। तो ये इतनी सीधी बात है। नंबर 3, अब यहां पर आपको कभी कभार प्रॉफिट और सेल दे देगा। मैं आपको बताऊं सवाल कैसे देगा। सवाल आपको बोलेगा सर ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, और आपको बता देगा सर हमारी सेल्स थी 1 लाख और 1,50,000, और सर हमारा प्रॉफिट था 20,000 एंड 50,000। यही सवाल आता है हर बार, मतलब यही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में खूब भर भर के। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों को यह दिमाग लगाना है कि अगर मैंने 50,000 की सेल और करी, अगर मैंने 50,000 की सेल और करी तो मुझे 30,000 का प्रॉफिट और मिलेगा। और आप लोगों को ये दिमाग लगाना है कि प्रॉफिट किसकी वजह से बढ़ता है? कंट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है। तो आप मुझे बताइए, अगर मेरा प्रॉफिट 30 रुपए बढ़ा है, दैट मींस मेरा कंट्रीब्यूशन भी 30 रुपए ज्यादा हुआ है। दैट मींस अगर मैं 50 रुपए की सेल और करूं तो मुझे 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन और मिलेगा। मतलब 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है 50 रुपए की सेल पर। तो आप मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है? 60%। अगर 50,000 की सेल पर 30,000 का कंट्रीब्यूशन मिलता है, दैट मींस व्हाट? दैट मींस कि मेरा कंट्रीब्यूशन मेरी सेल का 60% है। बात खत्म। बेटा आप मुझे बताइए ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का? और बेटा चौथा फॉर्मूला है कि अगर आप लोग पीवी रेशियो निकालना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, 1 माइनस चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल। सर चेंज इन टोटल कॉस्ट माने बेटा एक्स्ट्रा टोटल कॉस्ट, और आप लोग जानते हो एक्स्ट्रा कॉस्ट सिर्फ कौन सी वाली होती है? वेरिएबल वाली। तो अल्टीमेटली अगर मैं कर रहा हूं एक्स्ट्रा कॉस्ट अपॉन एक्स्ट्रा सेल, दैट मींस मैं कर रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल। और आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट अगर 40% है तो बाकी का 60% कंट्रीब्यूशन है। वैसे मैं इस बात को एक एग्जांपल से प्रूव कर सकता हूं। जरा ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो। मेरी टोटल कॉस्ट यहां पर कितनी है? 40-40 80। यहां पर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? 60-40 1 लाख। अरे सुना क्या? तो आप मुझे जल्दी से यह बताओ कि अगर मैं कर दूं 1 माइनस एक्स्ट्रा कॉस्ट 20,000, और चाहे तो ऊपर चल के देख लो एक्स्ट्रा कॉस्ट, देख लो ये 20,000 वेरिएबल वाली है, हां कि ना? तो बेटा अगर मैं कहता हूं एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल वाली ही होती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी एक्स्ट्रा नहीं लगती। तो मैंने कर दिया साहब मेरी 20,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, दैट मींस मेरी 20,000 की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 50,000 की सेल में। तो आप मुझे बताइए क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 20,000 की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 50,000 की सेल में, दैट मींस कि मेरी 40% वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर वेरिएबल कॉस्ट 40% है
तो बाकी का बचा हुआ 60% कंट्रीब्यूशन है, बाकी का बचा हुआ 60% कंट्रीब्यूशन है। क्लियर है बात? बेटा मैं आपको सिर्फ इतना सा याद दिला दूं, आप बाकी कुछ याद रखो ना रखो, सिर्फ इतना सा याद रख लेना कि कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन रेशो। मतलब अगर मैं बोलता हूं पीवी रेशो 40% है, दैट मींस मेरा कंट्रीब्यूशन सेल का 40% है। दैट्स इट। अगर आप इतनी सी बात याद रख सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पक्का? अच्छा, ये लीजिए बेटा, ये बात जो है ये तो सब ठीक है। अब आइए पॉइंट नंबर सी, कॉमन सेंस। अब मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? बेटा ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि आप कितनी सेल करो कि आपको ना कोई प्रॉफिट हो ना लॉस हो, प्रॉफिट लॉस दोनों क्या हो, जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। पर एक बात ध्यान रखना, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब सेल की क्वांटिटी जिसमें हमारा प्रॉफिट जीरो है, प्रोडक्शन नहीं, सेल। हम कितनी सेल करें कि हमारा प्रॉफिट लॉस जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। अब बच्चे बोलते हैं सर ये ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं? मैंने बोला यार बहुत इजी है, ये बताओ ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। हाँ जी, इधर सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, भागना नहीं है, लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सुन लो। अब बच्चे बोलते हैं सर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैसे निकालते सर, फॉर्मूला बताओ। मैंने बोला यार कॉमन सेंस लगाओ। एक बात मुझे बताओ कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करने पर क्या आता है? प्रॉफिट। पक्का? मेरी फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए की है, ठीक, और मैं चाहता हूं कि ना तो मेरे को कोई प्रॉफिट हो ना ही मेरे को कोई लॉस हो, तो आप मुझे बताइए मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 1 लाख। बेटा सुन रहे हो क्या? अगर मेरी फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए की है और मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट लॉस 0 रुपए का हो, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 1 लाख। तो आप मुझे बताइए क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपको ब्रेक इवन तभी होगा जब आपका कंट्रीब्यूशन आपकी फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा? बोलो हां कि ना। सही बात है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन आपकी फिक्स कॉस्ट के बराबर है, दैट मींस आपको ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। क्लियर बात? अब इधर सुनो, मैंने बोला भाई एक यूनिट बेचने पर 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस है 50 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट है 40 रुपए, तो एक यूनिट बेचने पर 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है। बोलो ना, बात समझ में आ रही है? एक यूनिट बेचने पर 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है। अब दिमाग लगाओ, अगर एक यूनिट बेचने पर 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है और ब्रेक इवन के लिए मुझे कंट्रीब्यूशन कमाना है 1 लाख रुपए का, तो बताओ मुझे यूनिट कितने बेचने होंगे? 10,000। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 10,000 यूनिट बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट लॉस जीरो हो जाएगा क्या? कैसे? एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 10 रुपए, 10,000 यूनिट बेचूंगा तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा 1 लाख और मेरी फिक्स कॉस्ट भी 1 लाख है, तो प्रॉफिट लॉस जीरो। हाँ कि ना? तो आप मुझे बताइए ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको निकालना है तो सबसे पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इतना कमाना है जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है। अब मेरी फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, मतलब मुझे कंट्रीब्यूशन कमाना कितना है ब्रेक इवन के लिए? 1 लाख। अरे सुना क्या? ब्रेक इवन के लिए कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है? 1 लाख फिक्स कॉस्ट के बराबर। सुनो, और एक यूनिट बेचने पर मुझे 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो बताओ 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए मुझे कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? 10,000। इसका मतलब 10,000 यूनिट बेचने पर प्रॉफिट लॉस क्या होगा? जीरो। आप देख लो,
10,000 यूनिट बेचोगे तो 50 रुपए के हिसाब से सेल आ जाएगी 5 लाख, 40 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 4 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1 लाख और फिक्स कॉस्ट भी आपकी 1 लाख है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा निल। हाँ कि ना? देख लो, ब्रेक इवन हो गया। तो बेटा इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया अपने को ब्रेक इवन के लिए कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है, जितनी अपनी फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, मतलब भाई तुम्हें ब्रेक इवन के लिए 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाना है। 1 यूनिट बेचने पर तुम्हें कंट्रीब्यूशन मिलता है 10 रुपए का, तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए तुम्हें कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? 10,000। ये जो 10,000 यूनिट है यही तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट है। क्लियर बात? लेकिन अब क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन क्या आता है? सर ये बताओ, अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना है, जैसे आपने ब्रेक इवन पॉइंट बताया था 10,000 यूनिट, लेकिन अगर हमें 5 लाख रुपए निकालना है तो क्या करें? मैंने बोला सिंपल है। सर कैसे? लिखना नहीं है, लिखना नहीं है अभी, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट यदि आपको रुपीस में निकालना है, सीधे 5 लाख रुपए निकालना है, तो कैसे करें? ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, इसमें आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो बेटा आपके पास आ गया ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में। बोलो ना, आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ गया कि भैया आपको कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, पता चल गया। बेटा अगर इस यूनिट को मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में आ जाएगा 5 लाख रुपए? अरे ब्रेक इवन के लिए 10,000 यूनिट बेचनी है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50 रुपए, तो सेल कितनी करनी पड़ेगी? 5 लाख रुपए। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में आ जाएगा 5 लाख रुपए। अच्छा ये बताओ, क्या इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट? ये जो इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, ये घूमकर नीचे जा सकता है क्या? हाँ बेटा ये बताओ, क्या ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट घूमकर नीचे जा सकता है क्या? पक्का? तो आप मुझे बताइए, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस करोगे तो क्या ये कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज बन जाएगी? और कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज को क्या बोलते हैं? पीवी रेशो। तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, बोलो ना बेटा, क्या ये फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो? अच्छा मैं तुम्हें साबित करके बताता हूं, इधर देखो, फिक्स कॉस्ट तुम्हारी है 1 लाख रुपए, बेटा 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन है 50 रुपए की सेलिंग प्राइस पे, तो क्या तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 20% है? अरे 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन है 50 रुपए की सेलिंग प्राइस पे, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन तो 20% ही हुआ ना। ठीक, सॉल्व करके देख लो, सीधे 5 लाख ही आएगा। ये रहा ब्रेक इवन सेल 5 लाख रुपए। तो बेटा तुम 10,000 यूनिट इंटू 50 करोगे तो भी 5 लाख आएगा, और अगर फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो करोगे तो भी 5 लाख आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? लिख लो ये फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, बाकी सब तो डेरिवेशन है, ये मेन फॉर्मूला है। लेकिन आप मुझे बता देना कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो मेरे पास एक और रास्ता है। एक और रास्ता बताऊं? पक्का? मतलब तुम्हें ये रास्ता समझ नहीं आया? तुम्हें ये रास्ता समझ नहीं आया?
आ गया, तो फिर दूसरा क्यों? अच्छा बता दूं, चलो ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो बता देता हूं। अब एक मिनट इधर देखो, अब मैं तुम्हें ये फॉर्मूला इस तरीके से समझाने वाला हूं कि तुम्हें लगेगा सर इस फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं थी। बताता हूं क्यों, दिमाग लगाना। ये बताओ, अभी अभी मैंने तुमको सिखाया पीवी रेशो का मतलब होता है कि भैया तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है उसकी परसेंटेज क्या है। बेटा कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज को बोलते हैं पीवी रेशो। मैंने बोला क्या ऐसा लिखा जा सकता है, सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो? अरे बोलो ना, लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं सर। क्या ऐसा लिख सकते हैं, सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो लिख सकते हैं। अरे ये फॉर्मूला बन सकता है क्या? अब ध्यान से सुनो, ब्रेक इवन सेल वो सेल है जिसमें आपका प्रॉफिट 0 होता है। तो अभी आप बोल रहे हो सेल्स होती है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अगर प्रॉफिट 0 है तो ऐसी सेल को क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन सेल। तो फॉर्मूला बन जाएगा फिक्स कॉस्ट 0 प्रॉफिट है उसे छोड़ो अपॉन पीवी रेशियो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही तो फॉर्मूला है, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। समझ में? अच्छा चलो मैं तुमको और समझाता हूं। पहले तो मुझे बताओ ये तुमको दोनों तरीके से डेरिवेशन समझ में आ रहा है क्या? लेकिन मैं तुमको सच बताऊं, मुझे तो ये दोनों ही तरीके पसंद नहीं है। तुमको पता मुझे तो दोनों ही तरीके पसंद नहीं है। तुमको पता मुझे लगता है ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अरे भाई तुमने तय कर रखा है ना कि तुम्हारा पीवी रेशो 20% है, दैट मीन्स तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 20% आता है। अभी बताओ तुम्हें कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, 1 लाख। अरे ब्रेक इवन करने के लिए कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, 1 लाख। और तुम्हें सेल्स के 20% के बराबर पीवी रेशो है, सेल्स के 20% के बराबर तुम्हें कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो सेल्स का 20% तुम्हें कंट्रीब्यूशन मिलता है और वो कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 लाख रुपए। तो माल बेचना कितना पड़ेगा, 5 लाख का। अरे भाई 20% के हिसाब से 1 लाख कमाना है तो बेचना कितना पड़ेगा, 5 लाख का। नहीं आ रहा समझ में? बेटा पीवी रेशो क्या है, कंट्रीब्यूशन। अगर तुम्हारा पीवी रेशो 20% है मतलब तुम्हें सेल का 20% कंट्रीब्यूशन मिलता है। अब यह बताओ कि अगर तुम्हें 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाना है और जितना माल बेचते हो उसका 20% तुम्हें कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए माल कितने का बेचना पड़ेगा, 5 लाख का। अरे समझ में आ रही है कि बात? तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को यह याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इसमें याद करना वैसे भी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं। अगर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर तुम्हें ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी तुम लॉजिकली बात समझना चाहते हो तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी तरीका कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अरे सिंपल सी बात है, सेल्स का मतलब है कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। अब जितना कंट्रीब्यूशन चाहिए अपॉन पीवी रेशियो कर लो, सेल आ जाएगी उतनी। आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए 1 लाख का, अपॉन 20% कर दो तो भाई बिक्री कितनी चाहिए, 5 लाख की। समझा क्या? क्लियर है पॉइंट? अच्छा मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि तुम्हें हमेशा ये लगेगा कि सर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं एक एक छोटे छोटे फॉर्मूला को समझाने में। दरअसल मैं तुमको ये बताऊं कि मैं तुम्हें एप्लीकेशन समझा रहा हूं। अभी मैं आपको जैसे ये बोला कि भैया सिंपल समझो कि कंट्रीब्यूशन 20% है,
1 लाख का कंट्रीब्यूशन कमाना है 20% के हिसाब से, तो भैया सेल कितनी करनी पड़ेगी? 5 लाख रुपए। मैं जितना कॉमन सेंस से तुमको बता रहा हूं, ये सीधे ये एज इट इज एप्लीकेशन आएगी कहां पर? जब आप सवाल करोगे। क्लियर है बात? अच्छा, हाँ जी, अब सुनो। चौथा, डिजायर्ड सेल्स। अच्छा, वैसे कई बार बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं, सर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते क्यों हैं? बेटा, जब भी आप कोई नया धंधा शुरू करते हो तो आप हमेशा ये देखने का प्रयास करते हो कि यार मेरे को कम से कम कितना माल बेचना है कि मुझे घाटा ना लगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे इंस्टीट्यूट खोला, मैंने यहां पे एक सेंटर डाला, तो अगर मैं सेंटर डालूंगा तो मैं ये सोचूंगा एक बच्चे से मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। मैंने मान लिया भाई एक बच्चे से मुझे 60,000 की फीस मिलेगी और 10,000 रुपए मेरा किताबों वगैरह का खर्चा रहेगा, मतलब हर बच्चे पे मेरे को 50,000 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मेरा साल भर में खर्चा लगेगा 20 लाख रुपए का, तो मुझे पता है अगर साल भर में मेरे 20 लाख रुपए लगने वाले हैं और एक बच्चे से मुझे 50,000 का कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो भैया मुझे कम से कम 40 बच्चे तो पढ़ाने हैं, तब जाकर मेरी कॉस्ट निकलेगी। बोलो हाँ कि ना? और फिर मैं एनालाइज करूंगा कि यार कम से कम 40 बच्चे आ जाएंगे क्या? मुझे लगेगा हाँ आ जाएंगे, तो मैं इंस्टीट्यूट चालू कर दूंगा, क्योंकि घाटा तो मुझे होने वाला ही नहीं। अरे समझ रहे हो क्या? तो आप ये ध्यान रखना, हर बिजनेस करने से पहले आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट जरूर देखते हो। मान लो अगर मुझे पता चले कि पूरे बाजार में बच्चे ही 30 हैं, तो मैं इंस्टीट्यूट खोलूंगा ही नहीं। अरे जब मुझे पता है कि ब्रेक इवन के लिए कम से कम 40 स्टूडेंट पढ़ाने और मार्केट में स्टूडेंट है ही कितने? 30, मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट 30 ही हैं, तो भैया मैं इंस्टीट्यूट खोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है घाटा होने वाला है। समझा क्या? पक्की बात? अच्छा, अब आती है डिजायर्ड सेल। सर डिजायर्ड सेल क्यों निकाल? डिजायर्ड सेल क्या होती है? डिजायर्ड सेल का मतलब होता है इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल करें। व्हाट इज डिजायर्ड सेल? डिजायर्ड सेल का सिंपल मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड सेल। जैसे मैंने बोला साहब मैं 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मैं 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो कितना माल बेचूं, दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड सेल। मान लो ये आदमी आया मेरे पास में, इसने बोला सर मैं तो 3 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मैं कैलकुलेट करूंगा 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितने यूनिट बेचने होंगे, दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड सेल। तो सेल रिक्वायर्ड फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इज कॉल्ड डिजायर्ड सेल। सुनना, डिजायर्ड सेल निकालना बहुत इजी है अगर आप लोगों को अभी ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अगर समझ में आ गया था तो। एक बात मुझे बताओ, अगर मेरी फिक्स कॉस्ट 1 लाख है और मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं 2 लाख, तो बताओ मुझे कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए? 3 लाख। अरे कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को घटाने पर प्रॉफिट आता है ना। अगर मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है और 1 लाख मेरी फिक्स कॉस्ट है, तो 1 लाख मेरी फिक्स कॉस्ट है और 2 लाख का मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो बताइए कंट्रीब्यूशन कितना कमाना पड़ेगा? 3 लाख। पक्का? अब 1 यूनिट बेचने से 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है, तो 3 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितने यूनिट बेचने होंगे? 30,000। अरे बात समझ में आ रही है? कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? 30,000। नहीं आ रहा समझ में? पॉइंट समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? एक बात समझो, मेरी फिक्स कॉस्ट तो 1 लाख है, ठीक है। अब सवाल कहता है जी मेरे को प्रॉफिट कमाना है 2 लाख, तो आपको तो पता है बेटा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। अगर मैंने फिक्स कॉस्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट को जोड़ दिया तो यह बन गया डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है और 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है, तो मुझे कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए? 3 लाख। बेटा 1 यूनिट बेचने पर मुझे 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है,
तो आप मुझे जल्दी से ये बताओ 3 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? 30,000। अब आप चाहे देख लो, 30,000 यूनिट बेचोगे 50 रुपए की रेट में तो सेल होगी 15 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट 30,000 यूनिट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपए के हिसाब से कितनी है? 12 लाख। तो आप देख लो हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 3 लाख। देख लो कंट्रीब्यूशन 3 लाख ही आ रहा है जो मैंने ऊपर लिखा था, माइनस फिक्स कॉस्ट मेरी है 2 लाख, सॉरी फिक्स कॉस्ट है मेरी 1 लाख। तो बेटा मेरा प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। हाँ जी बेटा जल्दी से मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है क्या? आप देख लो मैंने अगर 15 लाख रुपए की सेल की तो मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर लॉजिकली सोचो तो यार ये तो एकदम मूर्खतापूर्ण बात है, इसमें है ही क्या? अरे भाई 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट के बाद में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो भाई कंट्रीब्यूशन कितना कमाना है? 3 लाख। एक यूनिट बेचने से अगर 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है तो 3 लाख रुपए के कंट्रीब्यूशन के लिए कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी? 30,000। अरे समझा क्या? क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है? क्या ये फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है? कितना सिंपल है। फिक्स कॉस्ट में आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। एक यूनिट बेचने का कंट्रीब्यूशन तुम्हें पता है, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन तुम्हें पता है, तो भाग लगा के नंबर ऑफ यूनिट ही तो निकालनी है। बोलो बेटा, क्लियर बात? इज इट अ सिंपल फॉर्मूला? यस सर, इट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। ओके, लेकिन अब ये बताओ, अगर तुम्हें डिजायर्ड सेल रुपीज में निकालनी है तो क्या करोगे? बेटा आप मुझे बताओ, सेल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, हाँ कि ना? तो यहां पर भी वही कर दो। फिक्स्ड कॉस्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट को जोड़ दो तो आपके पास आ जाएगा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। और बेटा कंट्रीब्यूशन में डिवाइड कर दो पीवी रेशियो से तो आ जाएगी सेल। बेटा आप मुझे बताइए, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। मैंने फॉर्मूला लगा दिया सेल इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। वही तो फॉर्मूला है। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट आपको पता है, प्रॉफिट आपको पता है, कंट्रीब्यूशन आ गया, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर दो, सेल आ जाएगी। जल्दी से मुझे बताइए, इज इट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड? लेकिन अब जो बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनो। यह ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही काम करती है। जहां इनकम टैक्स आ जाता है वहां से मार्जिनल कॉस्टिंग काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमेशा अपने दिमाग में रखना कि ये जो डिजायर्ड प्रॉफिट तुम यहां ले रहे हो, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्टिंग में जब भी अपन प्रॉफिट की बात करते हैं, दैट प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई भी फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद काम नहीं करता। ठीक है, इनकम टैक्स पे मार्जिनल कॉस्टिंग काम नहीं करती। तो आपको जो प्रॉफिट बोला जा रहा है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, क्लियर? चलूं आगे। अच्छा, और अब आती है लास्ट बात। लास्ट पॉइंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सोच के बताएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रटना नहीं है। अच्छा एक बात और, ब्रेक इवन से अगर कम सेल होगी तो क्या लगेगा? लॉस। ब्रेक इवन से ज्यादा सेल होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि आपकी एक्चुअल सेल ब्रेक इवन से जितनी ज्यादा है, क्या आप लॉस से उतनी दूर हो? और ऑब्वियस ही बात है, लॉस से
जितनी दूर हो आप उतने सेफ हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझाता हूं, सुनो सर। ये तुम्हारी एक्चुअल सेल है, सुना क्या? और मान लेते हैं ये तुम्हारी ब्रेक इवन सेल है। तो आप मुझे जल्दी से ये बताओ, ये तुम्हारी ब्रेक इवन सेल है। अब आप मुझे बताइए ब्रेक इवन सेल से इधर क्या है? लॉस। और ये बताइए ब्रेक इवन सेल के इधर क्या है? प्रॉफिट। तो आप तो मुझे ये बता दो, मेरी एक्चुअल सेल ब्रेक इवन से जितनी ज्यादा होगी, क्या मैं उतना ही सेफ रहूंगा? तो बेटा याद रखना, आपकी एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से जितनी ज्यादा होगी, आप उतने ही ज्यादा सेफ रहोगे। और इसी को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बेटा अगर इजी वर्ड्स में बोला जाए तो आप सीधे बोल सकते हो कि ब्रेक इवन के बाद आप जितना भी माल बेच रहे हो वो सब क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब एक्चुअल सेल बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल। आपने ब्रेक इवन सेल के बाद में जितनी भी सेल की है वो पूरी की पूरी आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, अच्छा अब इसके फॉर्मूला बना दें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको रुपीस में भी पूछ सकता है, यूनिट्स में भी पूछ सकता है, किसी भी चीज में पूछ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट में पूछे यूनिट में निकाल देना, रुपीस में पूछे रुपीस में बता देना। कैसे? जितनी भी तुम्हारी एक्चुअल सेल्स हैं उसमें से माइनस कर दो ब्रेक इवन सेल्स। अगर तुमने ब्रेक इवन सेल को लेस कर दिया एक्चुअल सेल में से, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी एक्चुअल सेल ब्रेक इवन से कितनी आगे है। दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यूनिट में पूछे यूनिट में निकाल दो, वैल्यू में पूछे वैल्यू में निकाल दो। अच्छा, नंबर 2, कभी कभार मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज भी पूछ लेता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि क्वेश्चन आपसे यह जानना चाहता है कि आपकी ब्रेक इवन के बाद वाली सेल कितने परसेंट है। सिंपल काम। कैसे? जो भी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है अपॉन एक्चुअल सेल इनटू 100। अरे समझे क्या? मैं तुम्हें एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। मेरी एक्चुअल सेल 1000 यूनिट की है और मेरी ब्रेक इवन सेल 400 यूनिट की है। तो आप मुझे बता दीजिए हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 600। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, तो आप लोग बोल सकते हो सर हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कितना है? 60%। ध्यान से देखो, मेरी एक्चुअल सेल कितनी है? 1000 यूनिट की, और मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 600 यूनिट का। तो आप मुझे बताइए क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है? बोलो ना, पक्का? वैसे एक बात मुझे बताओ, अगर तुमने ये बोला कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है, मतलब ब्रेक इवन के बाद वाली सेल 60% है, दैट मीन्स तुम्हारी ब्रेक इवन सेल 40%। अरे आ रहा है क्या समझ में? बेटा आप मुझे बताओ, अगर आपकी सेल का 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो बाकी का 40% क्या है? ब्रेक इवन सेल। अगर ब्रेक इवन के बाद वाली सेल अगर 60% है तो ब्रेक इवन तक की सेल कितनी है? 40%।
हाँ कि ना? तो आप मुझे बताइए, क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज कितनी है? 1 माइनस ब्रेक इवन सेल रेशो। अगर ब्रेक इवन सेल 40% है तो बाकी की बची हुई 60% सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। हाँ जी, सही है। अच्छा, अरे क्लियर है? पक्का? अब मैं कुछ बात पूछने जा रहा हूं, बताना। अगर तुमसे कभी पूछे ब्रेक इवन सेल का रेशो बताओ या ब्रेक इवन सेल की परसेंटेज बताओ, तो कैसे निकालोगे? 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। हाँ कि ना? अरे सिंपल है ना। अगर मैंने बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है, मतलब ब्रेक इवन के बाद वाली सेल 60% है, तो तुम ये भी तो बोल सकते हो सर हमारी 40% सेल ब्रेक इवन है। पक्का? अभी तुमको पता है, अभी सुनने में तुम्हें ये सब बातें बचकानी और ऐसे लग रही है कि इनमें है क्या, ये मार्जिनल कॉस्टिंग है। हाँ, मैं मार्जिनल कॉस्टिंग का आखिरी फॉर्मूला लिखने वाला हूं लास्ट, ठीक है? लेकिन अब तक मैंने जितने भी फॉर्मूला लिखे उन फॉर्मूला को लिखने पे बच्चे बोलते हैं ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये फॉर्मूला है। सर इनमें है ही क्या? लेकिन जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तो आपके दिमाग के धागे निकल जाएंगे और आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। अभी मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, सोच के बताना। अभी देखो, हो सकता है तुमको यही फॉर्मूले में अटक जाऊं, जबकि हमने बहुत कॉन्सेप्चुअली की है बात। प्रॉफिट। अब जो बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं, विचार करके जवाब देना। ब्रेक इवन सेल तक तुमने जो कुछ भी कमाया सारा फिक्स कॉस्ट में लग जाएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? ब्रेक इवन पॉइंट तक तुमने जितना भी कमाया वो सारा तुम्हारी फिक्स कॉस्ट में जाएगा। पक्की बात है? जैसे 40 बच्चों तक मैं जितना भी कमाऊंगा वो पूरा का पूरा पैसा मेरी फिक्स कॉस्ट 20 लाख में लग जाएगा। बोलो हाँ कि ना? एक बच्चे पर 50,000 कमाता हूं, 40 बच्चों से मुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे और वो पूरे के पूरे 20 लाख रुपए मेरी फिक्स कॉस्ट में चले जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, ब्रेक इवन तक आप जितना भी कमाते हो सारा फिक्स कॉस्ट में खप जाता है, लेकिन 40 के बाद जो कमाऊंगा वो तो सारा प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि 40 यूनिट तक मेरी फिक्स कॉस्ट चुक गई। अब 40 के बाद मैं जितने भी स्टूडेंट पढ़ाऊंगा उन पर जो कमाऊंगा वो सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अरे हाँ कि ना? नहीं आया समझ में? ब्रेक इवन होने तक तुम जो कमा रहे हो सारा फिक्स कॉस्ट में जाएगा, लेकिन उसके बाद जो कमाओगे वो सारा तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा। अच्छा एक बात, तो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए, तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 20 रुपए। दैट मींस तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट है 5000 यूनिट। अरे भाई, एक यूनिट बेचकर 20 रुपए कमा रहे हो और तुम्हारी फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, तो ब्रेक इवन के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाना है। कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? 5000। अब मैंने बोला 5000 यूनिट तक आप जो कुछ भी कमाओगे वो सब कुछ फिक्स कॉस्ट चुकाने में लग जाएगा, लेकिन 5000 यूनिट बनाने के बाद तो फिक्स कॉस्ट खत्म हो जाएगी। अब जितने भी यूनिट ऊपर बेचोगे वो सब तुम्हारा प्रॉफिट है। अरे नहीं आएगा समझ में? अरे ऐसा समझो ना यार, तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट क्या है? ब्रेक इवन के बाद आप जो कुछ भी कमा रहे हो सब प्रॉफिट है। पक्का? अच्छा बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने 5000 की जगह 6000 यूनिट बेचे, मैंने 20 रुपए के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कमाया 1,20,000। पक्का? अब मेरी फिक्स कॉस्ट है 1 लाख। तो आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि अगर मेरी फिक्स कॉस्ट 1 लाख है तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 20,000। पक्का? अब आप चाहे दिमाग लगा के देख लो, ब्रेक इवन के बाद आपने कितने यूनिट बेचे? 1000। ब्रेक इवन पॉइंट क्या था? 5000। ब्रेक इवन के बाद वाली सेल कितनी है? 1000 यूनिट की, उस पर आपने 20 रुपए कमाए, 20,000। यही आपका प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ कि ना?
अरे तुम समझो यार, ये 1 लाख रुपए तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है, तो 5000 यूनिट की कमाई तो इसी 1 लाख में खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वाली जो कमाई है वो तो सारा प्रॉफिट में जाएगी। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मान लो मैंने 6000 की जगह, अगर 6000 की जगह मैंने 12000 यूनिट बेचे, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 2,40,000। फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 1,40,000। अब प्रॉफिट 1,40,000 है। अब मैं तुम्हें यहां पे चेक करना सिखाता हूं, जरा देखो, ये बताओ तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट है 5000 यूनिट का और तुमने यूनिट बेचे 12000, तो तुमने ब्रेक इवन के बाद कितने यूनिट बेचे? 7000। और मैंने आपको बताया ब्रेक इवन के बाद जो भी कमा रहे हो वो सब तुम्हारा प्रॉफिट है। देख लो, 1 यूनिट बेचकर 20 रुपए कमाते हैं, तो 7000 यूनिट बेचकर 1,40,000 रुपए कमाएंगे। मैच हो रहा है? देख लो, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मेरी टेक्निक बिल्कुल सही है। बेटा वैसे भी समझो यार, अगर तुम्हारी फिक्स कॉस्ट 1 लाख है तो इसे रिकवर करने के लिए 5000 यूनिट बेचने पड़ेंगे, तो 5000 यूनिट की कमाई तो इस 1 लाख में खत्म हो जाएगी, लेकिन 5000 यूनिट के बाद जो कमाओगे वो तो सारा प्रॉफिट में जाएगा। वही पॉइंट मैं यहां लिखना चाहता हूं, बोलो लिखूं कि नहीं लिखूं? तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि सर सिंपल सा लॉजिक है, ब्रेक इवन के बाद वाली सेल इनटू कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज इनटू पीवी रेशो, नहीं इनटू पीवी रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज, तो ब्रेक इवन के बाद वाली सेल इनटू पीवी रेशो। अरे समझा क्या? या फिर लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में है। अगर ब्रेक इवन के बाद वाली सेल अगर यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। अरे समझा क्या? अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में है तो कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज से निकाल लो कंट्रीब्यूशन कितना है, और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन के बाद वाली सेल अगर यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से निकाल लो। अरे समझा क्या? जैसे इस वाले सवाल में ये 7000 क्या है? यूनिट्स, तो मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया ना, और अगर ये वैल्यू होती तो मैं परसेंटेज से निकाल लेता कंट्रीब्यूशन। अरे भाई मुझे तो ब्रेक इवन के बाद वाले सेल का कंट्रीब्यूशन चाहिए, अगर सेल वैल्यू में है तो परसेंटेज से निकाल लूंगा, यूनिट में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से निकाल लूंगा। अरे नहीं आ रहा क्या समझ में? अरे पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? पक्का? अब मैं आपको बता दूं, कभी कभार सवाल आपसे उल्टा काम भी करवा लेता है, कभी कभार सवाल आपको प्रॉफिट भी दे देगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दे देगा। तो याद रखना, प्रॉफिट क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कमाई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जो कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो उसी को प्रॉफिट बोलते हैं। ये मैं बहुत रैंडम सेंटेंसेस बोल रहा हूं, और ये ध्यान रखना बहुत लेमैन सेंटेंसेस बोल रहा हूं, और मैं सवालों को सॉल्व करते टाइम इन्हीं सेंटेंसेस का इस्तेमाल करूंगा। प्रॉफिट क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो कमाया, ब्रेक इवन के बाद जो कमाया वो प्रॉफिट है। ठीक? तो आप मुझे बताइए, ब्रेक इवन के बाद वाली कमाई प्रॉफिट, और ये कमाया किस पे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, तो पीवी रेशो आ सकता है। वैसे देखो इसी का डेरिवेशन है, पीवी रेशो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन कौन सी वाली? रुपीस वाली। बेटा जरा जल्दी से मुझे बताइए, कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत? तो ये लो बेटा, ये सारे के सारे हो गए अपने फॉर्मूला। अच्छा, इसमें एक जो है फॉर्मूला अपन और बना सकते हैं, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपको रुपीस में निकालना है तो यू कैन डू दिस, या तो आप प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो कर सकते हो। ये इसी का डेरिवेशन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, ये ऊपर वाले फॉर्मूला का ही डेरिवेशन है। अरे देखो ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उधर चला गया, पीवी रेशो नीचे आ गया,
तो ये उसी का डेरिवेशन है। ठीक, एक फॉर्मूला आप लोग और लिख सकते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यदि आपको यूनिट्स में निकालना है तो आप कर सकते हो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर ये क्यों बेटा, अभी तो समझाया था ना, प्रॉफिट क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कमाई, ब्रेक इवन के बाद बेचे हुए यूनिट की कमाई है। तो बेटा कमाई में अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे ना। ध्यान से देखो, ये इसका डेरिवेशन है, ये इसी का डेरिवेशन है। हाँ जी, दिख रहा है, ये इसी का डेरिवेशन है। हाँ जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स यहां रह गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नीचे डिवाइड में चला गया। दिख रहा है क्या, ये उसी का डेरिवेशन है। लेकिन अब आप दिमाग लगाना, तुमको डेरिवेशन भी मुश्किल लग रहे होंगे, और इसी वजह से ये जो टॉपिक है ये टफ रहता है। वैसे आप मुझे बताओ, ये वाला पॉइंट समझ गए, ब्रेक इवन के बाद जो माल बेचते हैं उसी में प्रॉफिट होता है। तो ब्रेक इवन के बाद बेचे हुए माल की कमाई ही प्रॉफिट है। ठीक है, पक्का पक्का। आप लोग जल्दी से एक छोटा सा रिकैप करो पीछे फॉर्मूलाज का, जितने फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं उन फॉर्मूलाज का आप लोग एक बार रिकैप कीजिए, और आपके रिकैप करने के बाद